आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। तो मैं जावास्क्रिप्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या चीज़, और हम इसको क्यों सीख रहे हैं, और आगे इसका क्या यूज़ होगा। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो 1995 में डेवलप की गई थी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को हम क्लाइंट साइड के लिए यूज़, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहते हैं इसको, क्लाइंट साइड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। क्लाइंट साइड मीन कि हम ब्राउज़र पे जो भी चीज़ हम अपनी एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, जो भी देख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये दोनों मिलके ही काम कर रही थी। पहले 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 जब ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट हुआ करती थी, तो उसमें वो सिंपल सा पेज होता था सिर्फ HTML में। तो उसके बाद फिर CSS आई, जिसके थ्रू हम स्टाइलिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो CSS में स्टाइलिंग चल रही होती है HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए। तो इसमें मज़ीद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती गई, तो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया गया। ठीक है, तो शुरू शुरू में तो पहले पहले जब जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे थे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, तो उस वक्त तो सिर्फ इसको जो है ना फ्रंट एंड बिहेवियर ऐड करने के लिए कुछ इसको यूज़ किया जाता था। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई हुई है, अब इसको हम सर्वर साइड के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। अभी अब जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट पर भी ही एक जो है ना, हमें इसकी अपर वर्जन टाइप स्क्रिप्ट हमें दी गई है, जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दे रही होती है। बेसिकली वो सारा कोड और सारा सिंटैक्स जो है ना, वो जावास्क्रिप्ट का ही होता है। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट को सीखते हुए टाइप स्क्रिप्ट को सीखेंगे बैकएंड के लिए भी। तो इसके लिए इसमें हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें बैकएंड के लिए पहले हमें कोई अलग से लैंग्वेज सीखना पड़ी होती थी, कोई PHP या जावा, कुछ इस तरह का। फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS कर रहे होते थे, तो बैकएंड के लिए हमें अलग से एक लैंग्वेज सीखना पड़ी थी। तो जावास्क्रिप्ट में अब इसने सर्वर साइड डेवलपमेंट भी अब हो गया नोड.js के साथ। तो अब हमें सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट ही सीखनी है, तो हमें ये फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे हमें एक ही लैंग्वेज जो है ना, वो हम सीख के तो इंशाल्लाह इस पे वर्क करेंगे। मैं जावास्क्रिप्ट में हम पहला कोड अपना कैसे रन करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है जी, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। जी जी। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो है ना, हमारी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, लाइक अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, अगर तो वो प्लेन HTML और CSS वगैरह लिख, तो वो जस्ट बटन पे क्लिक हो रहा है लेकिन कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं बटन पे क्लिक करूँ और ऐसा हो कि मेरे पेज पे ना एक पॉपअप सा शो हो जाए, बटन पे क्लिक करने पे एक पॉपअप आ जाए, या मैं कोई बटन पे क्लिक करूं तो क्या हो के कोई कलर चेंज हो जाए या इस तरह कुछ मजीद फंक्शनैलिटी है उसमें ऐड हो जाए, तो वो क्या करेगा, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको मजीद उसमें इंटरेक्शन लेके आ रहे होते हैं अपने पेजेस के अंदर, वेब पेजेस के अंदर। तो जी जी। सही है। तो मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ना हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट एक अब प्रॉपर लैंग्वेज है, जिस तरह बाकी C++ हो गई या इस तरह। तो इसमें भी वही चीजें हैं, वेरिएबल्स होंगे, डेटा टाइप्स होंगी, लूप्स वगैरह होंगे, सारा कुछ। तो वो हम इंशाल्लाह आगे देखते हैं इसको। जी बिलाल। मैं स्क्रीन ज़रा ये अलाउ करें स्क्रीन शेयरिंग को।
जी अब ट्राई करें बिलाल। जी जी। जी स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है। जी आपकी स्क्रीन शेयर हो। एहसान भाई साथ साथ कोई क्वेश्चनिंग अगर हो वॉइस में तो वो अभी ले सकते हैं अभी स्टार्ट करने से पहले। जी वो मैं चैट वगैरह देख रहा हूँ, तो अगर ठीक है। वैसे भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। ओके। तो आज हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट में कुछ वेरिएबल्स को देखेंगे। ठीक है जी, वेरिएबल्स क्या होते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जावा जिस तरह हमने सबसे पहले HTML की एक कौन फाइल सी को स्क्रीन शेयर की है बिलाल आपने? अभी तो कोई नहीं है। मैं एक मिनट करता हूँ। ये कोई स्लाइड शो हो रही है, कोई बुक या इस तरह का जी सिस्टम। अब शो हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे जिस तरह हमने HTML CSS को यूज करते हुए देखा था कि इसमें जो है ना, पहला हम प्रोग्राम कैसे, जिस तरह एक हेलो वर्ड हम करते हैं, तो हेलो वर्ड का मेन मकसद ये होता है कि हम देख लें कि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है सही एग्जीक्यूट हो रही होती है। दोबारा से शेयर नहीं हो रही है आपकी वो स्लाइड्स। ठीक है। तो ये स्लाइड्स जो है ना ग्रुप में हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो वहां से तो हम इन स्लाइड्स को ही फॉलो करेंगे। बुक भी है तो बुक को भी फॉलो कर लेंगे, लेकिन हम अभी स्लाइड्स को करते हैं क्योंकि जरा स्पीडली हम निकल जाएंगे इसको देखते हुए। कंसेप्ट इसमें हमने शॉर्ट लिखे हैं। अच्छा, ठीक है। तो बुक और ये स्लाइड आपको ग्रुप में मिल जाएंगी आफ्टर हाँ, क्लास। ग्रुप में तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इंस्टॉलेशन के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरत है। जिस तरह हमने HTML में देखा था कि हमने VS कोड को ही सिर्फ इंस्टॉल किया था अभी तक। ठीक है। तो VS कोड को इंस्टॉल किया और हमने HTML का कोड अपना एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, उसमें CSS को यूज़ किया। तो जावास्क्रिप्ट का अगर हमने लाइन ऑफ कोड जो है ना वो हमने रन करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होगी। तो वो हम देख लेते हैं कि हमें VS कोड हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ था। तो Node.js को हम देखेंगे कि ये कैसे हम, ये लिंक है हमारे पास, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं अच्छा, नोड तो जेएस को ना, नोड जेएस को हम थोड़ा बाद में लेंगे। फिलहाल हाँ तो जो हम जावास्क्रिप्ट करेंगे ना वो ब्राउजर पे ही करेंगे। नोड ठीक है। जेएस बेसिकली आपको कमांड लाइन CLI टर्मिनल वगैरह पे आउटपुट हाँ लेने के लिए यूज करते हैं, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, ये स्लाइड में था तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। ठीक है। तो Node.js को की इंस्टॉलेशन के बाद, ठीक है जी, ये हम इसको डाउनलोड करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते जाएंगे। तो Node.js को हम जस्ट जो है ना अपनी CLI पे रन करने के लिए यूज करते हैं। इसमें कोई ऐसी भी मुश्किल चीज़ नहीं है, हम Node.js को इंस्टॉल कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको हम Node.js को जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें वो हमारी कमांड लाइन पे हमें अपने जो एग्जीक्यूशन और रिजल्ट शो करेगी। लेकिन हम अभी ब्राउज़र पे हम कोई भी हम कोड लिखेंगे तो ब्राउज़र सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहा होता है HTML को। ठीक है। तो हम देखते हैं कि HTML में हम जावास्क्रिप्ट को कैसे एक अपने फाइल को रन कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने, वेरी इजी, कि अपने डेस्कटॉप पर ही एक फोल्डर बना लेंगे जिस तरह मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जिस तरह फर्स्ट क्लास है तो इसमें हम मज़ीद एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी। तो इसको एक नाम दे देते हैं हम क्लास, या बल्कि इसको हम जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट
जावास्क्रिप्ट पे हमने क्लिक एंटर किया, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लिखेंगे CMD। हम अब हम जा रहे हैं अपने VS कोड में। VS कोड को कैसे ओपन करते हैं, CMD लिखेंगे, इसमें COD कोड स्पेस डॉट करने से ये हमें अपने VS कोड में ले जाएगा। ठीक है, VS कोड में हम अपनी एक यहाँ पे क्लिक करें तो ये एक ऑप्शन आ रही होती है न्यू फाइल। तो हम यहाँ पे अपनी index.html, ठीक है, और एक हम अपनी फाइल बना लेंगे index.js। ये सारा स्टेप जो हम कर रहे हैं, ये स्टेप्स जो है ना स्लाइड्स में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए। अगर हम एज इट इज इनको फॉलो करें तो भी हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल रही होती है। अच्छा, अब हम देखिए हमने अपनी दो फाइल्स क्रिएट कर ली हैं index.html और index.js। अब हम इसमें कैसे वर्क करेंगे वो भी हम देखते हैं। ये हमारा एक HTML का स्ट्रक्चर है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी जावास्क्रिप्ट की ये फाइल होगी .js एक्सटेंशन के साथ, ये एक्सटेंशन शो कर रही होती है कि ये फाइल किस टाइप की होती है। index.js में बता रही है कि ये इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। index.html बता रही है कि इसमें हमारे पास HTML का कोड होगा। और जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, जो कोड होगा, वो ये फाइल हम HTML के कोड में इसको इंपोर्ट करेंगे, देन ये एग्जीक्यूट होगी ब्राउजर पे। ठीक है, तो HTML की फाइल में हम इसका अच्छा, जो ये बेसिक्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जी जी आपने एक्सटेंशंस का ख्याल रखना है। जावास्क्रिप्ट का कोड .js वाली फाइल के अंदर ही रन हो पाएगा, वरना आपको एरर आएगा। जी और HTML को आप .html में ही लिखेंगे, CSS को .css में ही लिखेंगे। लेकिन आगे जाके जब हम अब नेक्स्ट JS पे मूव करेंगे तो ये इस पे एक और तरीका भी है कि वो दोनों चीज़ें मर्ज होके एक ही फाइल में आ जाती हैं। लेकिन फिलहाल आपने जावास्क्रिप्ट के लिए .js और HTML के लिए .html ही करेंगे। जी जी बिलाल। बिल्कुल इसी तरह एक एक्सटेंशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को यही इश्यूज आ रहे होते हैं। उनकी फाइल्स ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती और कोड वो सही लिख रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रही है और एरर क्या आ रहा है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका ख्याल हमने खास तौर पे रखना है। तो HTML की फाइल में मैं हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ। ये मैं HTML की फाइल में, इंडेक्स की फाइल में अभी क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने एक फाइल अभी ओपन की है index.html। इसमें हम HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नो जो VS कोड है ना, उसमें हम अगर शिफ्ट और एस्केप के नीचे शिफ्ट 1 करेंगे तो ये हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है। तो इसको हम एंटर करेंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं इसमें ना कुछ चीज़ों को आउट करता हूँ जो हमारे सिर्फ यूज़ की हैं, वो हम रख लेते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का यूजेज बिल्कुल है, लेकिन अभी हमें जो ज़रूरत है हम सिर्फ उसको रखेंगे। तो अच्छा, अब हम इसमें ये करने वाले हैं कि जो हमारी इंडेक्स की फाइल है, ये index.js, इसमें हम कोई भी एक कोड लिख लेते हैं। जिस तरह हम एक अपना नाम प्रिंट करना चाह रहे होते हैं तो हम console.log, एक फंक्शन है, हमने कोई भी चीज़ अपने कंसोल में देखनी है तो हम console.log फंक्शन के थ्रू हम देख सकते हैं। तो इसमें कुछ भी मैं अपना नाम प्रिंट करता हूँ। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये कोड हमने जब HTML में लिखा था तो हमने वहाँ पे वो लिखा था P टैग में या H1 टैग में। ठीक है ना, हेलो वर्ल्ड लिख लिया या हमने कोई भी टैग यूज़ किया था तो उसको हमने ब्राउज़र पे देख लिया उसका रिजल्ट। अब हम जो
जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हम कैसे अपने क्लाइंट पे या अपने ब्राउजर पे देखेंगे। जब क्लाइंट का लफ्ज़ यूज किया जाए तो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि ब्राउजर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम अपनी ये जो index.js की फाइल है, अब हमने इसको इंपोर्ट करना है अपने HTML की फाइल में। तो वो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये हम एक टैग यूज करेंगे स्क्रिप्ट का, ठीक है जी। हम अपने जो स्लाइड्स हमको फॉलो अगर करें तो उसमें आप देखेंगे तो सिंपली हमें ये दी हुई है, हमें एक HTML का बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने सेम इसी तरह का बना दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ वो एक्स्ट्रा टाइटल शो कर रहा है HTML में। कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि उधर टाइटल है इधर नहीं, मैं इसको भी वक्ती तौर पर डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ें अगर HTML CSS पे प्रैक्टिस की हुई है तो ये चीज़ें मुझे उम्मीद है कि क्लियर होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, तो अब हमने अपनी HTML फाइल में index.js को हमने इंपोर्ट करना है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट का एक टैग है जो हमें, मैं अगर इसको एज इट इज कॉपी करूं तो इसमें मैं पेस्ट करता हूं। ये हमारा पाथ है, और अगर मैं इसको आपको मैनुअली करके देखते हैं कि वो कैसे होगा। स्क्रिप्ट, इसके अंदर हम गए src इज इक्वल टू, अच्छा, अब इसमें हमने देखना है ये index.js है, ये कोई भी नेम हो सकता है हमारी फाइल का। ये तो हमने इंडेक्स रख दिया, कोई भी हम फाइल नाम इसका रख सकते हैं। तो हम इसको डॉट स्लैश का मतलब है कि इसी ही फाइल में, इसी ही फोल्डर में, जावास्क्रिप्ट के इसी फोल्डर में HTML के बिल्कुल जो है ना वो बराबर पे जो index.js है, हमें ये देखें उसने हमें वो शो भी कराना शुरू कर दिया। तो इस तरह से, ठीक है। इसमें इसमें कोई ऐसी भी कोई साइंस नहीं है कि कोई चीज़ इसमें अंडरस्टैंड ना हो। तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। तो मैंने कोड था तो कोड को एज ए कॉपी पेस्ट किया ताकि, अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, अब हमने अभी तक जो काम किया है, एक हमने HTML का बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। उसको हमने कैसे किया, शिफ्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है जो एस्केप के नीचे 1 को हम शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो वो हमें बॉडी स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसमें से हमने कुछ अनइम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हमने डिलीट कर दिया। अच्छा, अब इसमें हमने index.js को हमने HTML की फाइल में लिया। अब हम इसको अपने ब्राउज़र में कैसे रन करेंगे, मैं आता हूँ अपने उसी फोल्डर में, ठीक है, जिसमें ये फाइल ऑलरेडी, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये हम मुझे मेरे ब्राउज़र पे ले जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आके हम अगर देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कंसोल है तो ये हमें कंसोल में हमारा रिजल्ट दिखाएगा, ये चीज़, ठीक है। ये मेरा मैसेज वो, क्योंकि हम कंसोल यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें हमारे क्लाइंट के कंसोल पे हमें हमारा मैसेज शो करवाएगा, ठीक है जी। अच्छा, कंसोल का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जी जी कंसोल बेसिकली हम होता है एरर हैंडलिंग करने के लिए ना। अ, जी हम चाहते हैं कि मेरे कोड में कोई बग है या मैं कोई चीज़ टेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र के ऊपर यूज़र को शो करवाने के बजाय मैं उसको कंसोल करके ही देख लूँ पहले कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सही है। तो ये लॉजिक लिखी बिल्कुल होती है उसका, फिर हमने रिजल्ट चेक करने के लिए उसको कंसोल करके कंसोल में CLI वगैरह में चेक कर लेते हैं। ये चीज़ आपको जब हम नोड जेएस करेंगे ना, नोड जेएस करेंगे तो CLI में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको। अभी बिलाल ज़रा दिखाएं कि HTML में हेलो वर्ल्ड और जो आएगा हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अलर्ट के साथ हेलो वर्ल्ड, वो कैसे आएगा। हाँ, ये तो हमने अलर्ट के देखा ना, साथ कंसोल कंसोल तो वो कंसोल, है कि इंस्पेक्ट करके पीछे जाके हम देख रहे हैं चीज को, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यूजर अच्छा को जी, कैसे नजर आएगा। बिल्कुल ऐसी है। अगर यही मैसेज हमने क्लाइंट में देखना हो तो वो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है अलर्ट, ठीक है। तो ये कोड को मैं कमेंट करता हूँ, हम यूज करते हैं अलर्ट,
ठीक है जी, यही मैसेज अगर मैं अपने ब्राउजर पे देखना चाहता हूँ तो कैसे होगा? इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें, ठीक है जी। तो अलर्ट मुझे मेरा जो रिजल्ट है, जो मेरी एग्जीक्यूशन है, वो मुझे उसका रिजल्ट दिखा देगा मेरे ब्राउजर पे। तो मैंने इसको ओके किया तो जो मुझे मेरे अ- ही क्लाइंट पे मुझे शो कर देगा। अच्छा, जी एच टी एम एल में भी लिख दें यही चीज, और हाँ डिफरेंस ठीक है। देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है जो क्या जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ आ रहा है और एच टी एम एल में लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल, ये कोड हमने लिखा है जावास्क्रिप्ट में, और अगर हम इसी को ही HTML में लिखे तो HTML में हम कोई भी कोड लिखते थे तो हमने देखा था कि हम उसको बॉडी में लिखते थे, कोई भी हम लिखते थे, विदाउट टैग भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अ, हाँ, हेडिंग में लिख दें, H1 में लिख दें, या इस तरह। हाँ जी, हेडिंग में लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। सेम ही है बेसिकली, तो यह है कि डिफरेंस हमें बताना है। इसको अगर हम इधर आए तो इसको रन रिफ्रेश करें तो हम देखते हैं कि क्या देखें। अब ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड है, ये हमें वो मिला है जो हमने अपने HTML में लिखा है, क्योंकि हमारा ब्राउजर अंडरस्टैंड ही कर रहा है HTML को, तो वो हमें डायरेक्ट शो कर रहा है। हमने अगर कोई जावास्क्रिप्ट का कोई कोड या कोई लाइन हमने देखनी है रिजल्ट, तो देखें हमने अगर कंसोल किया है, कंसोल में देखा है जावास्क्रिप्ट को, तो वो हमने कंसोल में जाके उसको देखा है तो वहां पे हमें रिजल्ट मिला। अगर हम अलर्ट यूज करेंगे तो वो हमें हमारा सामने मैसेज शो करवा देगा, हमें रिजल्ट बता देगा कि आपका ये लाइन ऑफ कोड है, ये इसका रिजल्ट है जी। अच्छा, ऐसा में यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था, हमें क्वेश्चन मिलना जी चाहिए था कि जो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ अलर्ट है वो पहले क्यों शो हुआ, और एचटीएमएल वाला हेडिंग जो लिखी हुई है वो बाद में क्यों शो हुई। वो इसलिए जी बिल्कुल क्योंकि अगर आप एचटीएमएल का वो देखें ना स्ट्रक्चर, जरा कोड दिखाइएगा। जी जो एच जो ब्राउजर जो रीड करता है ना, वो टॉप टू बॉटम रीड कर रहा है। देखें, HTML का स्टार्ट हुआ, HTML की जो बेसिक टैग है HTML वहां पे गया, फिर वो आगे हेड में आया, हेड में जाके उसने देखा कि एक स्क्रिप्ट कॉल हो रही है, वो उधर गया, उसने जाके इंडेक्स जो JS में जो भी था उसको लोड किया अपने पास। ठीक है, उसके बाद वो नीचे आया और नीचे जाके उसने बॉडी में जो भी था उसको सारे को रीड किया। तो अब क्योंकि वो तब तक उसने बॉडी को शो नहीं था कराना जब तक कि हम उसको अलर्ट अलर्ट का होता है कि अलर्ट का कोई बटन होता है कैंसिल या ओके या इस तरह से। तो जब तक हम उसको अलर्ट को ओके नहीं कर देते ना, तब तक वो नीचे जो HTML लोड हुई है वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो यही वजह थी कि सबसे पहले उसने जावास्क्रिप्ट को शो करवाया और उसने HTML को तब तक शो नहीं करवाया जब तक हमने अलर्ट को ओके नहीं कर दिया। तो जी इस तरह बिल्कुल वो एक हायरार्की में वर्क कर रहा था, टॉप टू बॉटम हम इसको लेके जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा। तो हम स्लाइड्स को फॉलो कर रहे थे। सर हेलो। जी जी जी। सर एक बात मैं ऐड करूंगा सर, सबसे ज़रूरी ये है, ज़रूरी तो नहीं लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो आपने जो जावास्क्रिप्ट का लिंक हैंड में डाला हुआ है ना, तो वो ज़्यादातर अच्छा ये है कि वो बॉडी की आखिर में डाल देना। जितना हाँ भी हमारे पास HTML का कंटेंट हो वो पहले लोड हो जाए, और इसके बाद जो है वो जितना हमारा स्क्रिप्ट है वो बाद में लोड। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक खासियत ये है कि वो किसी का इंतजार नहीं करते ना। तो बाज दफा जो जब हम बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं ना, तो वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे ये पास। ये तो ये ये है बड़ा कि अच्छा पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये आपने थोड़ी बहुत ये जावास्क्रिप्ट की हुई है ना, तो इसलिए आपको इस चीज का आइडिया है। यस नॉर्मली नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट को अपने पेज के ना जो स्टैटिक कंटेंट है उसको लोड करने के बाद हम जावास्क्रिप्ट को लोड करते हैं। तो वो बिल्कुल जी। उसको बाद में लोड करने के लिए हम उसको ना बॉडी के अपने स्टैटिक कंटेंट के बिल्कुल लास्ट में
जहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज हो रहा था उससे पहले उसको जावास्क्रिप्ट को कॉल कर लेते हैं। ये हमने अभी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभी हमारे पास कोई इतनी बड़ी कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, जस्ट हम हाँ इसको रन बिल्कुल करके बिल्कुल देख लें। ठीक है सर, बिल्कुल ये सही। बहुत अच्छा पॉइंट। जाहिद भाई आपका पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये है ना कि अभी तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ ही नहीं आएगी कैसे फर्स्ट बिल्कुल बिल्कुल। रन करना, तो और वो दूसरा ये सर, इशू है। वो जो आप कंटेंट को जो है वो बड़ा है स्क्रॉल करने से बचने के लिए Alt Z दबाए तो वो डायरेक्ट जो है वो सारा का सारा कंटेंट रैप हो जाता है, ठीक है ना, जी फिर जी, स्क्रॉल बार खत्म हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ ही। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, ये अलर्ट कर लिया हमने कंसोल। अलर्ट उसी तरह अलर्ट जैसे वो हाँ विंडो जी, डॉट अलर्ट करके हम यूज कर रहे थे, विंडो डॉट हाँ जी, करते हैं तो विंडो डॉट अलर्ट इसको भी कर सकते हैं, या सिंपल अलर्ट लिखेंगे वैसे भी कर सकते हैं। विंडो मतलब के जो ब्राउजर की विंडो है ना। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें देखें जी, अब हम अपनी वेरिएबल्स की तरफ आते हैं, डाटा टाइप्स की तरफ आते हैं। इसका एहसान भाई करें ना टच इसको, वेरिएबल्स के ये बारे में। ऊपर एक चीज स्किप हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली ना, जी उस पे जाएं जरा। ये अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, जैसे हमने अभी कंसोल किया कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग है कि वो हमें कंसोल में जाकर दिखाता है या CLI पे दिखाता है। अगर तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो विंडो अपना यूजर की जो स्क्रीन है ब्राउजर की स्क्रीन उसी के ऊपर शो करवाना है। जैसे मैंने अभी अभी तो अलर्ट में करके देखा ना, अलर्ट को पॉपअप आ जाता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ऐसे वैसे ही आए, वैसे ही लिखा हुआ है जैसे HTML के हेलो अंदर वर्ड H1 लिखा हुआ आया था। हाँ, तो जैसे डॉक्यूमेंट डॉट हेलो। राइट है कि मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जाकर स्क्रीन के ऊपर लिख दे। अब ये भी देख लेते हैं कि इसकी हायरार्की कैसे सेट होती है। ये हाँ, जो जो टॉप वाला हेलो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है जावास्क्रिप्ट से, सही है। इसमें थोड़ा डिफरेंस लिख कर दें कि H1 हेलो वर्ड फ्रॉम HTML या इस तरह। वो वही हेलो बात है कि वर्ड पहले फ्रॉम। जावास्क्रिप्ट लोड हुई, उसने उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद वो बॉडी में आके उसने बॉडी में जो भी पड़ा हुआ था उसको उसने लोड करके वो शो करवा दिया। अच्छा, इसमें जो पहले बात चल रही थी उसमें ये चीज क्लियर होगी कि देखें वो लाइन ऑफ कोड को कैसे एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। लाइन हाँ, बाय लाइन हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। तो ठीक है। अगर हम, हाँ देखें, अगर हमें ये देखना हो, अब हम तीनों चीजें हमने देखनी है कि अगर हमने कंसोल देखना है तो वो हमें ब्राउजर पे शो नहीं करवाएगा, वो हमें हमें इंस्पेक्ट करके जाके देखना पड़ेगा अपनी क्लाइंट की कंसोल पे। ठीक है, अगर हम अलर्ट को यूज करेंगे तो वो हमें एक पॉपअप शो कर देगा क्लाइंट साइड पे, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे ब्राउजर पे हमारे क्लाइंट पर ही हमें हमारा लिखा हुआ मैसेज एज इट इज शो हो, तो वो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करेंगे। ठीक है जी। सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में। हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल। वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर अपना कुछ डेटा हम स्टोर करवा रहे होते हैं, ठीक है। और ठीक है। ये टेम्परेरी होते हैं, जब तक आपका वो कोड एग्जीक्यूट कर रहा है तब तक वो होते हैं, उसके बाद अगर उसको आप बंद कर दें तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, टेम्परेरी होते हैं। वेरिएबल क्या है? जस्ट कंटेनर टू सेव टू स्टोर आवर डेटा। जी कोई भी डाटा, कोई भी हमारी कोई भी हमने कन्वर्जेशन करनी है, कोड में कुछ भी हमने लिखना है, कुछ भी हमने अपनी लॉजिक सेट करनी है, तो वेरिएबल्स के बगैर तो इम्पॉसिबल। ये एक मेन पिलर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो वेरिएबल्स में हम अपना वैल्यूज डाटा ही स्टोर करते हैं।
एक कंटेनर है जिसमें कोई चीज़ कोई कंटेन कर रहा था, कोई कुछ भी उसमें कोई डाटा वगैरह शामिल होता है, इसी तरह ये सिंपल। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स की जी। बेसिकली एक तो ये है कि डेटा स्टोर करते हैं, और दूसरा ये है कि हम इनको अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट आके कहीं भी यूज कर सकते हैं। मतलब रीयूजेबिलिटी के लिए मुझे बार बार एक चीज को बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक जगह पे स्टोर कर ली, तो बाद में बस उसमें अपने कंटेनर को जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ी मैं कॉल करूंगा, और मेरे पास वो जो कंटेनर में पड़ा हुआ होगा वो वहां पे भी मुझे शो करवा देगा। बिल्कुल ऐसी है। अ वेरिएबल इज assigned a value in one place and then used repeatedly। कोई भी हम वेरिएबल में वैल्यू हम एक दफ़ा स्टोर कर दें तो उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को हम अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे। हाँ, ठीक है, सिंटैक्स इसका क्या है? वेरिएबल को एक कीवर्ड है जिसके नाम से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। उसको हम मुख्तलिफ लैंग्वेज मुख्तलिफ है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट में एक वार यूज करते हैं और इसका कोई भी नाम है, वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं ABC, ठीक है। तो अगर इसको हम बाई पार्ट्स करें तो ये हो गया वेरिएबल। सबसे पहले हम जो करते हैं ना वेरिएबल की सबसे पहले डिक्लेरेशन होती है कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसको हम जब वैल्यू एक देंगे, वैल्यू में एक डाटा हम देंगे, स्टोर कराएंगे कुछ उसमें, तो वो उसकी इनिशियलाइजेशन हो जाती है। तो ये अगर इसको मैं जो जब हम डिक्लेरेशन करते हैं तो एक वार कीवर्ड है, ठीक है। वेरिएबल के लिए वार कीवर्ड यूज किया जाता है। तो कोई भी नाम हम रख दें, आगे उसका नेम होता है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारी डिक्लेरेशन हुई है, ठीक है जी। हाँ, हमने और क्या अब किया है कि हमने एक वेरिएबल बना दिया है जी जिसमें जी अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और कुछ उसका भी नहीं। नाम है ABC। मतलब हमने एक कंटेनर बना लिया है जिसमें हमने अपना डेटा वगैरह रखना है, और उसका हमने कोई नाम दे दिया है ताकि हमें याद रहे कि आगे हम जो कंटेनर है इसको यूज कैसे करेंगे, इसको कॉल कैसे करेंगे। तो हमने उसका कोई नाम रख दिया है, हमने कहा है कि ABC मेरे कंटेनर का नाम है। ऐसी है। तो जब हम डिक्लेयर करते हैं ना किसी भी वेरिएबल को, तो बेसिकली ये अगर हम इसको डीपली देखें तो ये वर्क इस तरह कर रहा होता है कि ये मेमोरी में ना एक इसने अपनी स्पेस ले ली होती है जब हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो वो जो स्पेस है वो फिल कर देगा उस वैल्यू से, उस डाटा से। अब अगर हम इसको अच्छा, आप लोगों में से C++ किसने पढ़ी है, या थोड़ा बहुत उस पे? क्योंकि C++ तो सबसे बेसिक है ना, या C करवाते हैं या C++ करवाते हैं। तो किसी को आइडिया है C या C++ का? हैंड रेज कर दें, या अनम्यूट करके बता दें, या मैसेज करके बता दें। जी यस सर, है थोड़ा सा। तो बिल्कुल उसी तरह है, वेरिएबल जो आपने वहां पे पढ़े हैं उसी तरह इसमें है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल इसी तरह से यूज हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सारा जिसमें जो है उसका सेम है। हम्म। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन की, और डिक्लेरेशन में हमने जस्ट एक वार कीवर्ड यूज किया और हमने उसको उसका एक नाम रख दिया ABC, कुछ भी रख सकते हैं हम, XYZ, ठीक है ना, नंबर रख सकते हैं, कोई भी हम उसका नाम रख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने उसको एक वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। इसको हम असाइनिंग अ वैल्यू भी समझ इस तरह भी समझ सकते हैं। और अगर हम इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज की ज़बान में देखें तो इसको इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट। हाँ कोई भी है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये है कि अब ये ऊपर जो जितना काम किया है ये हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। हेलो ये सर। हेलो जी आदिल। सर पढ़ी तो है लेकिन इतना आइडिया नहीं है। आप सी प्लस प्लस का पूछ रहे थे तो सी प्लस प्लस का तो खास आइडिया नहीं। बाद में वो पढ़ी थी थर्ड सेमेस्टर में तो उस जावा में।
तो उसका थोड़ा बहुत आइडिया था। सही सही है, कोई नहीं मसला, हम इसमें इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे इस चीज़ को। हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम इसी तरह से डिक्लेयर हो रहते हैं, बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स का फर्क होता है। बाकी पीछे जो बिहाइंड द सीन जो थॉट है, जो क्यों यूज करना है, वो सेम है हर जगह पे। हाँ जी, लॉजिक सब में सेम होती है, सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है। अच्छा सर, शुरू से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना आज? जी जी, मैं लेक्चर इंटरनेट की वजह रिकॉर्ड से हो रहा लेट है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, और इंशाल्लाह हम क्योंकि काफी मैं इंटरनेट की काफी वजह से लेट ज्वाइन कर पाया था, कंटेंट क्लियर इंटरनेट का करेंगे। इशू आया था। ठीक है। अच्छा जी, तो हमने वेरिएबल को एक लाइन में हमने पहले डिक्लेयर किया, फिर उसको इनिशियलाइज किया। ये काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे कि वार मैं इसको किसी और नाम से करता हूँ, xyz अच्छा, इज ये इक्वल टू। आपने इनिशियलाइजेशन में जो वैल्यू रखी है वेरिएबल, इसका ना थोड़ा चेंज कर दें, ये ना हो कि वो कंफ्यूजन आ जाए कि इसका कोई एबीसी में कोई नाम इसको चेंज कर अच्छा दें, अच्छा, मतलब कुछ कुछ चलो, वैल्यू माई ओके, अपना नेम लिख दें पाकिस्तानी या है, कुछ, सही है। ओके, ठीक है जी। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, एक ही लाइन में दोनों काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में, ये इतना कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, लेकिन डिटेल में ये कर रहे हैं, कुछ न्यू कमर्स भी हैं, तो जरा उनको अच्छे हाँ, तरीके से ये अंडरस्टैंड बिल्कुल करें। बेस है, ये बिल्कुल हाँ बेस है, अगर ये नहीं पता होगा ना तो आगे मुश्किल होगी फिर। हाँ, आगे मुश्किल होगी, कुछ नहीं समझ। ये जो काम हमने दो लाइंस में किया है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ये हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, एक ही दफा में कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं जी, जो हमने अब हुआ क्या है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, तो बेसिकली ये जो हमने इसकी वैल्यू दी है, इसको एक वैल्यू असाइन की है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो अब इस एबीसी जो वेरिएबल नेम है, इसमें ये वैल्यू स्टोर होगी हुई है। ठीक है, अब अगर हमें इसको प्रिंट करवाना चाहें, अगर हम अच्छा, इसको, इसमें थोड़ा ऐड कर दूं मैं। जी जी, देखें, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वार कीवर्ड लगाया, आपने उसका कोई नेम दिया, फिर आपने जब उसमें कोई वैल्यू रखवानी है ना, तो उसके लिए आप यूज करेंगे इक्वल साइन, इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल का साइन देंगे, और इक्वल के साइन के जो राइट साइड पे जो भी आप चीज लिखेंगे ना, वो आपके जो इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल नेम है उसमें जाकर प्लेस हो जाएगी, उसमें स्टोर हो जाएगी। तो इक्वल का मतलब है कि जो मेरी राइट साइड पे चीज पड़ी हुई है, उसको उठा के वेरिएबल में रख दो जो कि लेफ्ट साइड पे है इक्वल का साइन। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एबीसी में पाकिस्तान रखा दिया, लेकिन हमने इसमें आप गौर करें कि हमने डबल कोट्स लगाई हैं पाकिस्तान के अराउंड। डबल कोट्स का मतलब है कि जो मैं डेटा रखवा रहा हूँ, ये एज एन स्ट्रिंग रखवा रहा हूँ। स्ट्रिंग वो चीज़ें आगे आके आएंगी डेटा टाइप्स में जाके, लेकिन मेन 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 जो पॉइंट ये है कि हमने इसको अपने वेरिएबल में स्टोर कैसे करवाया है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, अब इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करने लगा हूँ कि यहाँ पे जो हमने कंसोल करवाया था, यहाँ पे हमने वैल्यू को डायरेक्ट ही कंसोल में पास किया। ठीक है, और फिर हमने शो उधर देख लिया। लेकिन अब हम सेम इसी तरह की ही वैल्यू, अगर यही पाकिस्तानी है, या यही मैं जो नाम ऊपर यूज किया है वही मैं अगर इधर अपना नाम यूज करूं, ठीक है, तो इसको मैं, वो हमने डायरेक्टली प्रिंट करवा लिया था, तो इसको हमने वेरिएबल के थ्रू करवाया है। ठीक है, वेरिएबल में स्टोर करा के और वेरिएबल को हमने जो है ना वैल्यू असाइन की, और फिर उसके बाद उसको प्रिंट किया। अब मैं अगर इसको सेव करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखें आप, ये कंसोल में अगर हम जाएं, तो ये देखें पाकिस्तानी लिखा हुआ है। इसको इसको मैं रिफ्रेश रिफ्रेश करें। करता हूँ, ठीक है, देखें ये मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसकी भी वर्किंग सेम है, लेकिन इसमें यह है कि अब हमें इस लाइन ऑफ कोड को अगर दोबारा हमें कोई चीज, यही नेम दोबारा प्रिंट करवाना होगा ना, तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे, इस तरह दोबारा लिखेंगे कि दोबारा कुछ भी लिखेंगे, फिर वो दोबारा प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन हमने अभी एक चीज पढ़ी है कि वेरिएबल में जो भी हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं वो रीयूजेबल होती है। ठीक है, वेरिएबल इज असाइनिंग अ वैल्यू इज वन प्लेस एंड देन यूज रिपीटिवली। ये मुझे जरा अच्छा, रिपीटेटिवली।
हाँ repetitively। रिपीटेटिवली, हाँ जी। अच्छा, तो इसमें ये है कि हम जो वेरिएबल को एक दफा वैल्यू असाइन कर देते हैं उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है उसमें और इसमें, थोड़ी सी ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लियर होने चाहिए ताकि आगे जाके इसमें इश्यूज ना आए। अब इसमें इसको भी कमेंट करता हूँ ताकि आगे इसको हम कोई और वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इसको अलर्ट में करवा दें एक दफा। नहीं बस कंसोल ही चलते हैं, अलर्ट तो हाँ जी, क्या तो वो करना है। ज्यादा चीजें इसलिए नहीं मैं वो हम टच करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, स्टूडेंट सोचेंगे कि अच्छा क्या अलर्ट अब क्या कर रहा देखें, है। हाँ, देखें यार हम ना इस चीज को मैनुअली दोबारा से भी लिख के यूज कर सकते थे जिस तरह ऊपर लिखा है, लेकिन प्रोग्रामिंग का मकसद ये है कि हमने ना कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना है और रीयूजेबिलिटी को बढ़ाना है। प्रोग्रामर जो होता है ना वो लाइफ इजी करने के लिए काम करता है, ना कि उसको दोबारा से कॉम्प्लेक्स करने के लिए। तो वेरिएबल्स हमें क्या करते हैं कि हम हमारे एक तो कोड क्लीन हो जाता है, आपको मल्टीपल लाइंस में वही चीज बार बार नहीं करनी पड़ती, ठीक है। एक चीज आपने लिख दी, कोड क्लीन है, सही है। और दूसरा आपको दोबारा से वो रीयूजेबल हो जाता है, आप उसको कहीं भी दोबारा से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज है कि अपने कोड को इस तरह से बनाना है कि वो रीयूजेबल हो, आपको बार बार वही चीज सेम सेम दोबारा दोबारा से ना लिखनी पड़े। तो बिल्कुल। वेरिएबल हमारे लिए यही काम करते हैं। अगर हम इसको स्लाइड में देखें तो सेम उसी तरह ही उसने वो चीजें बताई हुई हैं। अब इसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई भी मुश्किल पेश नहीं आ सकती। हाँ ये ये आप कि खुद रीड करें इसको, अगर तो हाँ नेक्स्ट वाइज में कोई क्वेश्चन होंगे तो वो हम क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा इसमें नीचे आए जरा बिलाल। जी जी। अब ये देखें, अब ये जो वैल्यूज है ना वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। एक में मैंने जो डबल कोट्स में कुछ लिखा हुआ है वो सेव करवा रहा हूँ, एक में मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 25 वो सेव करा रहा हूँ। तो ये है ना, ये डेटा टाइप्स हैं कि मेरा डेटा किस तरह का है। एक मिनट दीजिएगा, मेरा जरा बैटरी लो हो गई। अच्छा जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अभी हम देख रहे थे कि वेरिएबल में हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऊपर एक बनाया था पाकिस्तानी, ये वॉर, हम इसको मीनिंगफुल नाम दे देते हैं, नेशनैलिटी इज इक्वल टू पाकिस्तान। ये हमारे पास एक इस तरह की वैल्यू है, ठीक है। एक हमने किया नाम करते हैं ये वो ना इसका, कोई भी हम हमने एक हम करते हैं फीस पेड, ये भी एक तरह की वैल्यू है जो हम इसमें स्टोर करते हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप्स का डाटा इसको कैसे मैनेज किया गया है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम किन अल्फाज से देखेंगे और आगे इनको कैसे कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखते हैं। लेकिन अभी सिर्फ हमें इसमें अंडरस्टैंड ये करना है कि एक हमने डाटा इन वर्ड्स में हम दे रहे हैं और एक हम नंबर्स में दे रहे हैं, एक हम ट्रू एंड फॉल्स हमें देखना हो कोई स्टेटस, ठीक है ना। कि जिस तरह अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसकी फीस पेड है या नहीं पेड, दो ही ऑप्शन हो सकती हैं। इस तरह का कोई केस हो जिसमें सिर्फ दो ऑप्शन हाँ या नहीं में जवाब होता है, उसमें ट्रू और फॉल्स होता है, ये भी एक टाइप है, हम इसको भी देखते हैं। सिर्फ हमें सिर्फ फिलहाल ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा डाटा है वो कितनी टाइप्स का होता है। हम हाँ अभी इससे आगे जो पढ़ेंगे वो टाइप्स को पढ़ेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती है। तो बेसिकली हर डेटा की कोई ना कोई टाइप होगी, सही है ना। डेटा
डेटा हो सकता है, जो नंबर कोई हो सकता है। जावास्क्रिप्ट ना बेसिकली हमारे पास 6 डेटा टाइप्स हैं। तो जी डेटा 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 को देख के हमें पता चल रहा होता है कि इसकी किस टाइप का ये डेटा है, इसकी क्या टाइप होगी। तो जो डेटा जावास्क्रिप्ट ना 6 टाइप्स का डेटा है। उसमें नंबर हो सकता है, उसमें बूलियन हो सकता है। नंबर में क्या होगा कि ये जिस तरह 25 लिखा हुआ है, ये एक नंबर है। ठीक है, उसके बाद बूलियन हो सकता है, या तो कोई डेटा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि स्टूडेंट की फीस पेड है या नहीं, तो उसके लिए अगर मैं कहूँ कि इज फीस पेड, तो उसके लिए मुझे डेटा टाइप उसकी क्या होनी चाहिए, या तो वो ट्रू रखूंगा या फॉल्स रखूंगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह का डेटा होगा ना हमारा, तो हमने उसका जो जो हमने वेरिएबल बनाया है उसकी हमने आइडेंटिफायर या उसका नेम भी उसी लिहाज से देना है, ताकि हमें ना वो समझ आ जाए देखे कि हाँ अच्छा ये वाला जो वेरिएबल है इसमें इस तरह का डेटा पड़ा हुआ होगा, ताकि हमें कुछ देख के समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है, इस कंटेनर का मतलब क्या है, इस वेरिएबल का मतलब क्या है। तो या नंबर होगा या बूलियन होगा या स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग मतलब कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट को जावास्क्रिप्ट में एज अ स्ट्रिंग यूज कर रहे होते हैं डेटा टाइप। ठीक है। उसके बाद या तो नल होगा, या नल मतलब कि वेरिएबल है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मतलब जी नल खाली है, बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो उसके अलावा एक और आती है, ये नीचे नीचे है, नीचे फिलहाल अनडिफाइंड। लिखा होगा डेटा जी टाइप्स वाली। जी जी अनडिफाइंड है। हाँ हाँ, ये देखें, नंबर है, इंटीजर है या फ्लोट है। इंटीजर मतलब के होल वैल्यूज 1 2 3 4 5। फ्लोट है कि मतलब उसमें कोई पॉइंट्स आ रहे हैं 1.2 या इस तरह। ठीक है। स्ट्रिंग है, करेक्टर्स हैं, मतलब के कोई नेम लिखा हुआ है वो मल्टीपल करेक्टर्स बन के एक स्ट्रिंग बना रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान है वो, उसमें करेक्टर्स हैं PAK, ये सारे करेक्टर्स हैं, ये कंबाइन होके हमारे पास स्ट्रिंग बना रहे हैं, टेक्स्ट बना रहे हैं। इसी तरह से ट्रू फॉल्स बूलियन है, सिंबल है। सिंबल में भी आपके पास वो कोई आप सिंबल क्या कह लें कि जैसा कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, एट द कोई रेट हो गया, या लेस हाँ देन ग्रेटर देन। ये इस तरह की कोई चीज़ें। तो ये डेटा टाइप्स हैं। अच्छा। अच्छा जी 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 एहसान भाई। अच्छा, जो ये वाली डेटा टाइप्स है ना, फर्दर डेटा टाइप भी 2 तरह की होती हैं, या तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होंगी या कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होंगी। जो ये वाली 6 डेटा टाइप्स है ना, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हैं उसमें आगे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स या फंक्शंस वगैरह, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो जो सिंपल सिंपल डेटा टाइप्स हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, उनके ऊपर फोकस करेंगे। जी बिलाल भाई, आगे आप ये वाली डेटा टाइप्स करवा दें, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसको करेंगे। जी आज हम डेटा टाइप्स कर ठीक है। देते हैं, जो सिंपल वाली 6 डेटा टाइप्स। ओके, मैं डाटा टाइप पे ही कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जी अभी हमने कुछ वेरिएबल्स लिखे थे और उनको हमने कुछ वैल्यूज असाइन की थी। अब उसमें मैं ज़रा कमेंट में लिख देता हूँ कि ये हमारी जो पाकिस्तानी है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप हो गई। ठीक है। जो हम अगर कोई नंबर्स में देंगे, ठीक है, तो नंबर्स में ये इसको हम नंबर ही कहते हैं। ठीक है। जो स्ट्रिंग तो वैल्यू होगी वो हमेशा आप इन्वर्टेड कॉमास में देंगे। जो चीज़ आपने इन्वर्टेड इन्वर्टेड कॉमा। कॉमास में लिख दी वो एज एन स्ट्रिंग काउंट होगी, तो एज एन स्ट्रिंग ही जाके सेव होगी। ऐसी है। और जो बुलियन बुलियन हमारी जो डाटा टाइप है उसमें उसके दो ही वैल्यूज हैं, एक ट्रू और फॉल्स। दो कंडीशंस जब हम कंपेयर करेंगे, या जो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी जहाँ पे हम इसको अक्सर यूज किया करेंगे, तो फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि बुलियन है तो उसमें दो हमारी दो तरह की टाइप डाटा टाइप्स हैं, ट्रू और फॉल्स। ठीक है ना। तो बुलियन एक डाटा टाइप है और उसमें हमारी दो तरह की वैल्यूज होती हैं। और आगे हमने ये एक भी इसको हम लिखते हैं, ये हमारी फ्लोट टाइप हमारी होगी। ठीक है। आगे हमने एक पढ़ी थी वेरिएबल
हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, जस्ट हम डिक्लेयर करते हैं, हम इसको कोई नाम दे देते हैं, ठीक है जी। ABC हमने जब दिया तो इट्स मीन कि ये एक इसको इनिशियलाइजेशन नहीं हुई, डिक्लेरेशन हुई है, तो इट्स मीन कि ये अनडिफाइंड है। हाँ, ठीक अनडिफाइंड है, मतलब कि अभी इसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या पड़ा हुआ है ना। इसमें क्या है, जब हम इसको वैल्यू कोई वैल्यू असाइन कर देंगे तो ये अनडिफाइंड नहीं रहेगी। फिर इसको जो हम वैल्यू देंगे, स्ट्रिंग टाइप दें, ट्रू दें, नंबर दें, तो वो फिर उसकी टाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी एक हमारी डाटा टाइप रह गई है var xyz, वेरिएबल का नेम दे दिया। तो हमने अगर एक नल है, मतलब इसमें ये नल है, इसमें इसमें वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन इसने जो इसकी स्पेस है मेमोरी में वो ऑक्यूपाइड कर ली हुई है नल। आगे हम इसको कोई वैल्यू देना चाहेंगे, फर्दर यूजबिलिटी आगे होगी तो हम उसमें देखेंगे कि नल का क्या बेनिफिट है, ये क्यों बनाई गई है, इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो हम इसको इस वक्त बस ये देखते हैं कि नल में कोई वैल्यू नहीं होती, अनडिफाइंड में वैल्यू होती ही नहीं है, बिल्कुल वो उसमें इनिशियलाइजेशन ही नहीं हुई होती, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डाटा टाइप्स। आगे हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स आती हैं, नहीं, ऑब्जेक्ट। वो बाद में देखेंगे। हाँ जी, वो फिलहाल ना बात नहीं। अब ये देखें कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने एक डेटा डेटा वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम दोबारा से उसी में कोई और वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये चीज समझाएं जरा। ओके, मैं इसको ये इसी को ले ले नेशनैलिटी वगैरह, इसी को नीचे जाके अब पहले आपने कुछ डेटा उसमें रखाया है लेकिन बाद में कुछ रखाया है, तो ओके, कंसोल करके उसको देख लेते हैं। पहले मैं इसको कंसोल करता हूँ जो मैंने नेशनलिटी में स्टोर किया हुआ है। नेशनलिटी देखें हमारे पास सजेशन में आ रहा होता है। अब इसको देखता हूँ कि मेरे पास ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं नेशनैलिटी में कोई और वैल्यू देता हूँ, इसको कॉपी करके नीचे ले आए, ये ओके कंसोल के बाद ले आए। हाँ, ताकि वो डिफरेंस रहे ना पता। ओके, अगर मैं इसको वैल्यू चेंज करता हूँ इसकी, टुडे इज संडे, तो अभी देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास, क्या आना चाहिए वैसे। कंसोल नहीं किया, दोबारा से कंसोल नहीं किया आपने उधर। ठीक है, इसको मैं दोबारा कंसोल करता हूँ। अ, या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके ना। जी, अब इसमें देखें कि हमने नेशनैलिटी एक वेरिएबल का नेम रखा था, उसमें हमने पहले पाकिस्तानी रखा, फिर उसमें हमने वैल्यू उसकी चेंज करके वो दोनों ही वैल्यूज को में शो करता है। हाँ, तो देखें जी, जो पहले उसमें था उसको उसने क्या किया कि जब मैंने उसमें रखा टुडे संडे तो उसने उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करके उसने जो नई वैल्यू थी अब वो मुझे दिखाना शुरू कर दी उसने। तो जो अब मैं उसको जितनी बार भी कंसोल करता रहूं जो वो मुझे पाकिस्तानी नहीं देगा। वो पहले पड़ी थी उसमें वैल्यू, अब उसने उसको रिमूव किया है। और रिमूव करके उसने जो नेक्स्ट वैल्यू मैं उसमें रखी है उसने वो दे दी है उसके अंदर। तो वैल्यू ये हमारे ओवरराइड कर पास दी है। तो ऐसी है। वेरिएबल में जो वार टाइप के वेरिएबल होते हैं ना, जिसमें वार कीवर्ड यूज करके हम वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम डेटा को ओवरराइड कर सकते हैं। ऐसी इसी है। तरह से वार के अलावा भी दो तरह के होते हैं वेरिएबल्स, लेट लेट और स्टैटिक। ठीक है, तो वो हम बाद में कीवर्ड। देखेंगे। हाँ जी। हाँ, कीवर्ड वा जहाँ पे हमने वार लिखा ना वहाँ पे अगर हम लेट लिखें या कॉन्स्ट लिखें तो उनका बिहेवियर कुछ और तरह से होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम वार के साथ इसको सारी डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, जरा स्लाइड्स पे जाके इनको गो थ्रू करवा दें। ठीक है।
वेरिएबल्स ऑफ नंबर्स, तो उसमें भी हमने ये देख ली हैं सारी चीज़ें, वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ ली हैं, ठीक है। उसमें स्ट्रिंग में हमने स्ट्रिंग टाइप स्टोर की, फिर उसको हमने प्रिंट भी करके देख लिया, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। एक मिनट आई थिंक जरा कोड पे जाएं बिलाल। जी जी जी। अब ये देखें, आपने नेशनैलिटी वेरिएबल को ही दोबारा से वार यूज करके डिक्लेयर कर दिया है, तो अब नेक्स्ट टाइम अब मुझे वार नहीं यूज करना उसके साथ। पहले मैंने उसको डिक्लेयर कर लिया वार लगा के, इनिशियलाइज भी बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मुझे यूज करना है ना, तो मुझे वार नहीं यूज करना, मुझे जस्ट उसका नेम यूज करना है और आगे उसकी वैल्यू दे देनी है। तो यहाँ पे वार नहीं आएगा, इधर से वार मतलब मैं वार को रिमूव करके भी करता हूँ तो मुझे रिजल्ट वही शो करेगा। रिजल्ट वही होगा, लेकिन वो क्या उसे कहते हैं, वो क्योंकि लॉजिकल एरर है वो। अगर हम लॉजिकल दोबारा से एरर। उसको, तो वो पिछले अच्छा, वाला फिर एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं हाँ जी, वार यहाँ पे रखूंगा ना, तो पिछले वाला वो एग्जिस्ट करता रहेगा। बिल्कुल ऐसी है। तो अच्छा ओवरराइड जी। तभी होगा जब हम उसी वेरिएबल को यूज करेंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि अब जब नंबर्स में स्ट्रिंग में तो हमने देख लिया, जितनी भी हम लाइंस ऑफ कोड, लाइंस हम जितनी भी लंबी लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग ऐसे इन्वर्टेड कोमास में लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको नंबर्स में देखते हैं, ये मैं इसको ज़रा कमेंट कर दूं। अब मैं अगर इसको नंबर्स में देखता हूँ, CLG, ये CLG शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हमें VS कोड में फुल फॉर्म इसकी दे देता है। हम इसको NUM अगर करें तो ये हमें क्या शो करता है, अभी इसको हम देखते हैं कंसोल में 23 सेम एज इट इज हमें वैल्यू दे रहा है। ये तो हमने देख लिया, स्ट्रिंग में भी देख लिया कि हमें वैल्यू हम जो कंसोल करेंगे वो हमें एज इट इज देगा। अच्छा, अब नंबर में हम कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं अक्सर कि हमने अगर कोई नंबर प्लस कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। वो इसमें वो मैं देख रहे तो हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर, और हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। हम अगर दो नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास अच्छा, दो नंबर होने वो चाहिए। वो ऑपरेटर्स में आ जाएगा। हम्म, आप भी कवर करना है तो कर लेते हैं। वैसे पहले अगर मैं ये चाह रहा था कि पहले हम स्लाइड्स को रीड कर दें, ये जो डेटा टाइप्स वाली हैं सारी। उसके बिल्कुल बाद सही है 10 वो। बजे तक टाइम है, अगर टाइम बचता है तो फिर हम ये ऑपरेटर्स वगैरह भी कर लेते हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स ना हो जाए चीज़ें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वेरिएबल फॉर बुलियन है तो वो भी हमने देख लिया। बुलियन टाइप में हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक ट्रू और दो तरह की हमारे पास उसकी डाटा टाइप है, तो एक ट्रू और एक फॉल्स है डाटा टाइप। ओके, आगे अनडिफाइंड में भी हमने देखा कि इसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होगी, ठीक है। इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होगी। जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो इट्स मीन कि उसकी टाइप अनडिफाइंड है। जब उसको वैल्यू हम असाइन कर देते हैं तो उसकी टाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो टाइप क्या चेंज होगी, वो हम जिस तरह का उसमें डाटा पुट करेंगे उस तरह की उसकी वो टाइप हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ। अब ये ओके, देखें, अब ये देखें इसने क्या किया है। पहले उसने उसमें वैल्यू दे दी थी, लेकिन बाद में उसने उसको ओवरराइड कर दिया अनडिफाइंड के साथ। तो दोबारा आप जब नेम को आप करेंगे ना, तो वो आपको अनडिफाइंड देगा, कि यानी कि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, आप ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। ऐसे ही। अच्छा जी, तो इसी तरह नल में है तो नल में बेसिकली देखें तो पहली दफा उसने इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा दूं हाँ, नल को। इसमें यही है कि ये एम्प्टी नहीं पड़ा हुआ, इसमें पड़ा हाँ, नल है। लेकिन नल एज इट इज कोई वो नहीं होती, कुछ वैल्यू नहीं होती, या इस तरह कोई उसकी सेंस नहीं ऐसे ही। बनती। वो सेम कोड को मैंने वहां से कॉपी किया। अब देखें, अगर मैं यहाँ तक इसको कंसोल करता हूँ,
नेम। ओके, तो देखते हैं क्या आता है अभी, वैल्यू में ये रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। नल इटसेल्फ उसने इसमें नल रख दिया, इट्स मीन के उसकी जो टाइप है वो ही उसकी वैल्यू, इट्स मीन कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये हमें हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि नल अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई वैल्यू नहीं है। आगे वो क्या कर रहा है इसको, आगे वो इसको एक इसकी ना इसकी वैल्यू असाइन कर रहा है उसको। अब ये नल यहाँ पे नल नहीं रही, अब यहाँ पे हमारी जो टाइप है वो नल नहीं रही, यहाँ पे उसने उसको एक वैल्यू दे दिया, तो उसने अब ये नल नहीं है, इसमें वैल्यू है। ये नेशनैलिटी है। अच्छा, अब उसने नेशनैलिटी में पहले एक वैल्यू दी। ओके, ये तो हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग में पढ़ लिया हुआ, इसको हमने कंसोल भी करके देख लिया। अब उसने ओवरराइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि नल में ओवरराइड का कॉन्सेप्ट क्या करता है। अगर हम यहाँ पे आके नेशनैलिटी को करते हैं कंसोल, तो देखते हैं कि उसमें क्या आता है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आ रही है या नल आ रहा है, वो भी नल आ रहा है। यानी कि नल जो है ना वो उसने बेसिकली स्पेस ऑक्युपाइड कर ली हुई थी। ठीक है, लेकिन ये ओवरराइड इन केस के नल खुद एक वैल्यू है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, एहसान भाई। हाँ, आगे इसके डिफरेंसेस लिखा हुआ है स्लाइड्स में, वो आप लोग खुद दिन इसको रीड करें। तो आगे इसमें क्या रह सिंपल गया वही जी? एंड, इसमें सिंपल एंड डिफाइन में वही जो जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वही उसने कहा हुआ है कि वेरिएबल्स हैज बीन डिक्लेयर्ड बट हैज नॉट येट बीन असाइंड अ वैल्यू। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त उसकी टाइप अनडिफाइन होती है। ठीक है, तो नल में वो कह रहा है जी इज एन असाइनमेंट वैल्यू, इट कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नो वैल्यू। ठीक है, इसको आप लोग देखना अगर कोई चीज ना अंडरस्टैंड हुई हो। अब लेकिन अभी हमने जो क्लास आपने ओवरराइड वाली चीज बोली वो वही है कि जो हाँ हमारे वेरिएबल है ना वो डायनामिक होते हैं, इसमें कुछ भी डेटा आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले मैंने स्ट्रिंग रखी है तो अब नेक्स्ट टाइम भी उसमें कोई स्ट्रिंग ही आएगी, या अगर मैंने कोई इंट रखा है तो इंटीजर वैल्यू रखी है, नंबर रखी है, तो वो दोबारा भी आगे जाके उसमें नंबर ही रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले स्ट्रिंग रख दी है वैल्यू, बाद में उसमें नंबर रखना चाहें नंबर रख सकते हैं, बाद में उसमें बूलियन रखना चाहें कुछ और रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। तो ये डायनामिक ये चीज़ है। और आगे आगे है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर करवा दें, ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे वेरिएबल का अगर मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं उसकी देखना टाइप चाह रहा देखना हूँ कि चाह रहा टाइप क्या आएगी, ब्राउजर हूँ उसको ऐसे। उसकी क्या टाइप मुझे देता है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वही ये नेशनैलिटी है, इसमें आपने मार्क रखा है ऊपर, या नीचे वाले को अगर कमेंट कर दें, तो ऊपर जो नेशनैलिटी में मैंने स्ट्रिंग रखी है, मुझे पता है, देख के पता चल रहा है कि डबल कोट्स में लिखा हुआ है स्ट्रिंग है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी टाइप देखूं ब्राउजर के अंदर। तो वो कैसे देखूंगा? टाइप तो ऑफ एक हम कीवर्ड है, आप उसी तरह हाँ जैसे जी, वार कीवर्ड है, टाइप ऑफ कीवर्ड है, आगे उसके वेरिएबल का नेम है, और आप इसको आप कंसोल कर लें, कंसोल में आपको शो करवा दे। कंसोल डॉट लॉग भी वही है, कीवर्ड ही है, और जो भी आपने प्रिंट करवाना है वो आपने ब्रैकेट्स के अंदर देना होता है। फंक्शन ब्रैकेट्स। हाँ। देखें टाइप ऑफ हमें बता रहा है कि हम जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी टाइप क्या है। अगर हमने देखना हम हमारी लाइन ऑफ कोड्स को 100 ऑफ लाइंस है, तो हम कोई रीयूजेबिलिटी की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर हमने वहाँ पे कोई वेरिएबल देखना है कि हमारे पास कौन कैसा वेरिएबल है, उसकी टाइप क्या है, तो वो हम देखेंगे टाइप ऑफ कीवर्ड के साथ। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें ये भी देख सकते हैं टाइप ऑफ को यूज करते हुए नंबर अगर यूज कर रहे हैं तो नंबर्स को टाइप ऑफ कंसोल में हम टाइप ऑफ को यूज करके देखेंगे तो वो भी हमें बता देगा।
कि इसकी टाइप क्या है। तो ठीक है। ये चीज आपको आगे जाके हेल्प आउट करेगी जब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड और हमें समझ नहीं आ रही होगी कि ऊपर से कोई वेरिएबल यूज करते हुए नीचे आ रहे होंगे और नीचे जाके उसकी वैल्यू कोई चेंज हो रही होगी। तो जब कॉम्प्लेक्स होगा ना तब जाके ये चीज आपको उस सिनेरियो में बड़ी हेल्प आउट करेगी कि मुझे देखना पड़ेगा कि इस वेरिएबल की क्या टाइप है, इसमें किस तरह का डेटा पड़ा हुआ है। तो ओके। वो आपको तब इसकी ज्यादा हेल्प होगी। अब किसी के कोई क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चंस थोड़ा सा हैं? टाइम है। हाँ हाँ, हाँ क्वेश्चन लेते हैं, या कुछ आप कोई सजेशन देना चाहें या कुछ शेयर करना चाहें तो बताएं। आदिल, जफर, दो ही बंदे रह गए हैं आपके पास। कोई बात नहीं। थोड़ी क्लास लेंथी हो गई ना, आज पूरे टाइम की क्लास हुई है। ऐसे है। चलो हम नेक्स्ट टाइम तो ये तो इससे भी जब हम आगे यूज करेंगे तो इससे भी लेंथी हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें और बस अगर हाँ किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। ओके, सर फिलहाल थैंक यू तो सो मच। क्वेश्चन नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। बट नेक्स्ट टाइम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही क्वेश्चन होगा। हाँ जी, फोकस करने के लिए आपके पास हैं मल्टीपल चीजें। आप इसको जितनी हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं इनके साथ आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी देख सकते हैं।